नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सोवियत संघ में एक सीक्रेट पुलिस चीफ थे स्टालिन के जमाने में। वो अक्सर कहते थे, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। लेवेंसी बेरिया उनका नाम था। बड़े कुख्यात थे और कानून का वो जैसे चाहते थे वैसे इस्तेमाल करते थे, यानी उनके दुश्मन के लिए अलग तरीका, अलग कानून, और उनके दोस्तों के लिए अलग तरीका, अलग कानून। इन दिनों बिहार में भी यही हो रहा है। इसलिए अगर नीतीश कुमार जी के पुलिस के लिए कहा जाए, यू शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ, आप आदमी बताइए, उस हिसाब से हम कानून बता देंगे। और आज हम बात करेंगे पप्पू यादव की गिरफ्तारी की। मैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को डिस्क्लेमर दे दूं, मैं न तो इसको सब्सटैंशिएट कर रहा हूं, न मैं इसको निगेट कर रहा हूं। मैं इस मामले का आज कानूनी यानी वैधानिक, राजनैतिक और प्रशासनिक तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। आप सबको पता है कि 1995 में एक केस हुआ था। पप्पू यादव और उनके परिवार, संभवतः फादर उनके संभवतः उस वक्त जिंदा थे। कोई गर्दनी बाड़ में एक मकान उन्होंने किराए पर लिया था। राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनके घर पर लोग आना जाना शुरू हुआ, उन्होंने उसमें दफ्तर खोल दी, जो मीडिया में खबरें हैं। उसके बाद शायद खाली कराने का मकान मालिक ने प्रयास किया, नहीं खाली हुआ। क्या हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें अभी आ नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया पर्सन्स ने उस प्रश्नगत घर में जाने का प्रयास किया, घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आसपास के लोगों से जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि 1995 में केस हुआ था, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद पप्पू यादव ने उस मकान को भी खाली कर दिया। वो मकान अभी खाली है, मतलब उन्होंने खाली कर दिया, दूसरे किराएदार रहते होंगे। यानी अब वो जो काउज ऑफ एक्शन था अब एग्जिस्ट नहीं करता है। बहरहाल वो मामला कोर्ट में गया, मुकदमा चल रहा था, तारीखें पड़ रही होंगी। ऑल ऑफ ए सडन पप्पू यादव को पिछले दिनों रात में इस तरीके से गिरफ्तार किया मानो वो कोई टेररिस्ट हो और रात में ही कोई वो बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हों। गिरफ्तार करके लाया, फिर वो भर्ती हुए और अभी उनकी सुनवाई चल रही है बेल पर। जो मीडिया में खबरें चल रही है उसके अनुसार से इस केस का स्टेटस अब ये है कि इस मुकदमे का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड ही कोरोना के समय में खो गया, अभिलेख खो गया। अब आप सोच करके देखिए, कोर्ट से रिकॉर्ड खो गया है तो तारीख कैसे पड़ रही थी, किस आधार पर इनको कुर्की निकला, ये सभी प्रश्न कानूनी हैं ऑफ कोर्स, जो इनके वकील बता रहे थे एक बाइट देते हुए। जब ये बात जज साहब के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने भी कहा कि अजीब बात है, कैसे हो गया। अब पुलिस ने कैसे कुर्की जब्ती का वारंट निकलवाया, क्यों गिरफ्तार किया, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले कुछ कानूनी मसलों पर हम बात करते हैं। आपको याद होगा बेल और जेल के संबंध में DY चंद्रचूड़ इस देश के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने पब्लिक फोरम, वकीलों से बात करते हुए, इवन कोर्ट रूम में भी कई बार कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, यानी सामान्य तौर पर लोगों को बेल मिलना चाहिए। आपको बताते चलें कि जस्टिस VR कृष्णैयर ने 1977 में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज बालचंद के मामले में ऑब्जर्व करते हुए ये कहा था कि द बेसिक रूल में परहैप्स बी टार्सली पुट एज बेल नॉट जेल। संविधान का अनुच्छेद 21 जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उन सबको एक्सप्लेन करते हुए 1978 में ही कुछ और मामले आए और इसमें गुडी कांति नरसिम्हा हुलू वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें भी कहा कि साहब बेल जो है वो रूल है, जेल एक्सेप्शन है। संजय चंद्रा वर्सेस CBI 2012 का मामला, डिटेंशन शुड नॉट बी यूज्ड एज ए प्री ट्रायल पनिशमेंट। अब इसमें आप समझ लीजिए कि साहब वो 95 में अगर केस हुआ था तो थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि उस वक्त लालू राबड़ी रेजिम था, पप्पू यादव के अच्छे संबंध थे, इनको बचाया गया। तो ये ट्रायल चल रहा तो 31 साल हो गया, तो 31 साल से अगर ट्रायल ही चल रहा है तो आप सजा दे देते, कन्विक्शन दे देते। कहता है इस केस में संजय चंद्रा वर्सेस CBI में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जेल को प्री ट्रायल पनिशमेंट के रूप में नहीं दीजिए, तो ये तो प्री ट्रायल पनिशमेंट ही हो गए। अनरेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये कहता है कि अरेस्ट शुड बी एन एक्सेप्शन, गिरफ्तारी को एक्सेप्शन के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए और ये कोई रूटीन नहीं है। एक कानूनी बात आपको बता दें कि गिरफ्तारी कब की जाती है, इसके संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा गया है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि गिरफ्तारी और निलंबन
सरकारी कर्मियों के जो निलंबन होते हैं, उसके सामान्य समरूप सिद्धांत गिरफ्तारी तब की जानी चाहिए जब आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करें तो कोई दूसरा अपराध कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई हत्या कर दिया हो किसी घर में और उसका इंटेंशन हो कि वो और लोगों को मार सकता है, आदतन अपराधी हो, हत्यारा हो, वैसे केसेस में। नंबर 2 कहता है गिरफ्तारी तब होनी चाहिए जब यह लगे पुलिस को कि ये इन्वेस्टिगेशन को बाधित कर रहा है या इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है अगर ये जेल से बाहर है। आप सोच के देखिए 95 का केस है तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी और इनको गिरफ्तार करके वो कौन सा स्थिति पैदा करना चाहती थी पुलिस जिसके कारण ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। तीसरी स्थिति होती है गिरफ्तारी की कि कोई एविडेंस को टेम्पर कर दे। तो क्या एविडेंस टेम्पर होगा? 95 में वो गए, उस घर में किराया लिए, फिर उसको छोड़ दिया, अभी वो मंदिरी में रहते हैं, उस घर में दूसरा किराएदार रह रहा है, जिसने केस किया था संभवतः उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें तो एविडेंस कोई टेम्पर होगा नहीं, सारे एविडेंस तो जमा थे कोर्ट में। अब कोर्ट का रिकॉर्ड ही गायब हो गया है, कोर्ट से रिकॉर्ड ही मिसिंग है, जैसा बता रहे हैं उनका वकील। फिर कहता है कि गिरफ्तारी तब होनी चाहिए जब गवाह को इंड्यूसमेंट करे या उसको थ्रेट हो। तो ये सारा चीज तो 31 साल से चल ही रहा है, तो अचानक ये कौन सी स्थिति पैदा हो गई? अभी तो सरकार भी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि आरजेडी की सरकार रहती या कांग्रेस की सरकार रहती जिसके हिमायती अभी हैं पप्पू यादव, तो थ्रेट हो सकता। और दूसरा, टू इंश्योर प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज इन द कोर्ट। अभी अजीब स्थिति है, नोटिस जा रहा था, लोगों ने बताया हुआ है, क्लियर नहीं हो रहे। तो पप्पू यादव एक बहुत ही नोन फिगर है, मेंबर पार्लियामेंट है, तो इसलिए ये सारे सिद्धांत इसमें लागू नहीं होते हैं। तो अब आइए कि ये हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हुआ। अब मैं इसके राजनीतिक कारण को बता देता हूं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक्चुअली हुई क्यों। इसलिए शुरू में मैंने बताया था, लोरेंसी बेरिया की बात बताई थी, स्टालिन के जमाने में जो सीक्रेट पुलिस चीफ था। तो नीतीश जी के जमाने में बहुत सारा सीक्रेट पुलिस चीफ है। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई, बताया गया कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया था। गिरफ्तारी का एक प्रोटोकॉल होता है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि धड़धड़ा के घुसा जैसे कोई लश्कर तोयबा का या जैसे मोहम्मद का कोई व्यक्ति कोई पकड़ रहा है पुलिस। नीट के मामले में तो एक आदमी पकड़ाया नहीं इनसे। हुआ क्या इसको समझिए। नीट की घटना, नीट के जो छात्रा है उसके साथ जो दुष्कर्म की बात आई और फिर उसकी मृत्यु हो गई, वो उसकी हत्या की गई या अस्वाभाविक मृत्यु थी, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन से पता ही नहीं चला है। अब वो सीबीआई गया या नहीं गया, यह सब भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिस तरह से काम करने का भी तरीका है बिहार में सरकार का। तो नीट में जो छात्रा तैयारी कर रही थी वो जहानाबाद की बताई जाती। और ये संजोग देखिए कि जिस समाज से, मैं अगेन डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा ये एंगल नहीं है बताने का किस समाज, बच्ची किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, यह जघन्य अपराध है। लेकिन ये महज संयोग था कि बच्ची जिस समाज से थी, जहानाबाद से बिलोंग करती थी, उसी समाज की थाना प्रभारी थी चित्रगुप्त नगर की, उसी समाज के एसएसपी हैं, उसी समाज के डीजीपी हैं। बहरहाल इतना होने के बावजूद जब सोशल मीडिया में हंगामा हुआ, उसमें 2 प्रमुख डॉक्टर के नाम लोग ले रहे हैं। एक सहजानंद है, ये स्वयंभू आईएमए के बहुत बड़े नेता हैं, और इस तरह का आदमी जब पैसा कमा लेता है तो फिर राजनीति में भी आता है। नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे। हर नेता, हर सरकार के समय में इनकी अच्छी पहुंच रही है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है, सतीश या क्या नाम है उसका, उसकी बात आई। लेकिन ये सारा मामला कवर्ड अप हो रहा था, या लग रहा था कि कवर्ड अप हो जाएगा। इस बीच जहानाबाद के कुछ नवयुवकों ने और कुछ सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। इन लोगों ने इस मामले को उठाया, मामला हाइट पर आया, लाइट में आने लगा, और पहली बार कोई राजनीतिक व्यक्ति जो वहां गया वो प्रशांत किशोर थे। और प्रशांत किशोर के जाने के बाद ही यह मामला तुरंत तूल पकड़ लिया। सरकार हरकत में आई, पुलिस हरकत में आई, एसआईटी का गठन की। वो थानेदार जो कुछ नाम है उस लेडी का, उसको फिर बाद में निलंबित किया गया। जबकि जिस तरीके से इस घटना के बाद पुलिस का रवैया रहा वो थॉरली नॉन प्रोफेशनल। आपको बताते चलें कि क्राइम के मुतल्लिफ एक बहुत बड़े क्रिमिनोलॉजी के एक जानकार व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे रैदर, उनका नाम था एडमंड लकार्ड। उन्होंने एक थ्योरी दी है, उसको बोलते हैं लकार्ड थ्योरी। लकार्ड थ्योरी ये कहता है कि कहीं भी कोई अपराध होती है, कहीं कोई क्राइम होता है, तो अपराधी जो है
वो अपराध के निशान छोड़ देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उस निशान को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इस मामले में पुलिस, कितना जल्दी प्लेस ऑफ अकरेंस पर पहुंचती है, नंबर 1, कितना जल्दी उस प्लेस ऑफ अकरेंस को सैनिटाइज कर देती है, उसको वहाँ से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अपराध के बाद का जो शुरू का 15-20 मिनट, आधा घंटा का समय होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में तो कुछ नहीं हुआ। सो मच सो कि कितने दिन के बाद सीसीटीवी खंगारा, तब तक सीसीटीवी भी शायद हॉस्टल वाले ने निकाल दिया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल, उसके मालिक, उसके उस जो संचालक है, उस सब का नाम आ रहा था। बताया जाता है उन लोग के दूसरे जगह संबंध भी हैं, राजनीतिक कनेक्शंस हैं। बाहर में अब इस पर बात करता हूँ। तो पुलिस ने पूरे इन्वेस्टिगेशन को बॉस्टअप कर दिया। जब प्रशांत किशोर गए तो एसआईटी का गठन हुआ। फिर एसआईटी ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। फिर उस बच्ची के माता पिता संभवतः डीजी से मिलने गए, सेटिस्फाइड नहीं हुए और मामले को सीबीआई में दे दिया गया। इस मामले में सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और पप्पू यादव का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। दोनों के अपने आसूचना के तंत्र हैं, दोनों के पास जबरदस्त सूचना रहती है। तो पप्पू यादव ने अटैक किया कि साहब इस मामले में कई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, एक तो बहुत बड़े शख्सियत के किसी बेटे का भी लोगों ने नाम लिया। मेरे पास न कोई एविडेंस है, न मैं कोई आरोप लगा रहा, लेकिन ये जब आरोप लगा तो सनसनीखेज हुआ और सरकार असहज होने लगी। मैं यही आपको बताता चलूं कि बिहार में और खास करके पटना में राजनीति, अपराध, यौनाचार और भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलाली, इसका एक ऐसा कॉकटेल पिछले 15-20 वर्षों में तैयार हुआ है जो बड़ा घातक है और बड़ा चिंताजनक तो है ही, बड़ा खतरनाक भी है। वेरी डेंजरस। और ये इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, इसका आकार इतना बड़ा है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक सामाजिक गैदरिंग में एक दिन बैठा हुआ था, वहां पर बहुत सारे लोग थे। मैं सेवानिवृत्त हूँ, अपने हिसाब से लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। तो उस गैदरिंग में कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग थे। मैं न तो उसका पेशा बताऊंगा ना और उस पर कोई प्रकाश डालूंगा, कई लोग थे, लेकिन मैं यही बता दूं कि न्याय व्यवस्था, कानून और उस दुनिया से जो लोग जुड़े हुए लोग थे, अथॉरिटी थे, वो उन्होंने जो बताना शुरू किया, इसी पर चर्चा चली उस गैदरिंग में। पटना में ही गैदरिंग थी। उन्होंने कहा कि सर आपको अंदाजा नहीं है, बिहार का एक, उन्होंने घटना के बारे में बताया कि बिहार का एक बहुत बड़ा मंत्री है और वो नीतीश जी का बड़ा करीबी भी है। उसके साथ एक दलाल रहता है और वो दलाल साये की तरह उस मंत्री के आगे पीछे रहता है। उस दलाल की औकात 10-15 साल पहले किसी छुटभैया रोड छाप नेता से ज्यादा नहीं था, उसकी कोई औकात नहीं थी। मुझको लगता है शायद स्कूटर मोटरसाइकिल होगा पर घूमता होगा। अब उस मंत्री के साथ विगत 10-15 साल में, 10 साल से उसने इतनी रसूख कमाई है, इतना दौलत कमाया है और मुख्यमंत्री के पास उसकी पहुंच भी है। मुख्यमंत्री के आसपास उनका अक्सर फोटो भी वायरल होता रहता है। कई बार वो भारत रत्न वगैरह के भी मांग कर चुके हैं। तो वहां पर जो कन्वर्सेशन हो रहा था, तो उस व्यक्ति ने बताया या कुछ लोगों ने वहां बताया कि एक बिहार सरकार का एक बड़ा मंत्री है, उसका एक दलाल है और वह दलाल बहुत सारे लोगों, उसका जबरदस्त कनेक्शन है, बी इट पुलिस, बी इट एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट कोर्ट कचहरी, बी इट बिजनेसमैन, सब जगह उसके कनेक्शन है। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी वो दलाली करता है। वो जो है इस जेफरी एप्स्टीन वाले धंधे में इन्वॉल्व है। मैं जेफरी एप्स्टीन बता रहा हूं तो आप वही समझ लीजिए। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि ये लोग बिहार के जेफरी एप्स्टीन हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो बिहार का ये एप्स्टीन इन हॉस्टल से कनेक्शन रखता है और यहाँ तैयारी करने के नाम पर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अदर तैयारी करने के नाम पर कुछ कोचिंग, माफ कीजिएगा, कुछ हॉस्टल वाले बाकायदा इसका एक रैकेट चलाते हैं। आपको याद होगा संभवतः 31 जनवरी या 30 दिसंबर या 1 या 2 जनवरी को भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ था। उस स्टिंग ऑपरेशन में भास्कर के जो वो बहादुर पत्रकार हैं, उसने कुछ लोगों को एक्सपोज किया था कि कैसे यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा में लोग इन्वॉल्व है। उस व्यक्ति ने आगे ये बताया कि सर, मैंने बहुत सनसनीखेज बात बताई। कहा कि स्थिति ये है कि वो ऐसे कई एक जो एप्स्टीन लोग यहाँ घूम रहे हैं मंत्रियों के साथ, जो दलाल हैं, वो सब जेफरी एप्स्टीन ही है। तो ये जो जेफरी एप्स्टीन लोग हैं, ये लोग की पहुंच कहीं भी है। उसने जो बात बताई तो मैं चौंक गया। उसने कहा कि यहाँ स्थिति यह है कि
कुछ नौकरी करने वाली लोग, महिलाएं, लड़कियां जो अति उत्साहित है पोस्टिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो लोग भी इस नेट में फंसी हुई और बकायदा इसका एक नेटवर्क चलता है कि उसको उठा के कहां कहां परोसा जाए। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये बात कदाचित पप्पू यादव के पास जरूर पहुंची होगी। अब मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति जिसकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत कम है, हम बहुत कम यहाँ कहाँ निकलते हैं, उसके पास जब ये एप्स्टीन की फाइल के बारे में लोग बता रहे हैं तो पप्पू यादव तो पब्लिक फिगर है और कौन नहीं जानता है कि सुबह से लेकर रात तक इनका दरवाजा खुला रहता है। आप इनसे सहमत हो ना हो, उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें ना करें, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पटना जब डूब रहा था तो यही एक शख्स था जिसने बगैर मौत की परवाह किए हुए, जब सरकार हार गई थी, याद है उस वक्त के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, वो घर से भाग गए, कलेक्टर का हिम्मत नहीं हो रहा था, वहां ये जेसीबी से लोगों को राहत पहुंचाए। कोरोना में जहां सब लोग मौत के खौफ से घरों में सिमटे हुए थे, पप्पू यादव न सिर्फ राहत पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, बल्कि मरीजों को उठाकर अस्पताल भी पहुंचाते थे। बहरहाल ये उनका व्यक्तित्व है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को अगर बिहार के जेफरी एप्स्टीन की खबर है तो इनको तो जरूर लगी होगी। तो इन्होंने उसके बारे में अटैक करना शुरू किया और बहुत खुलकर अटैक करना शुरू किया कि साहब इस नीट छात्रा के यौनाचार और उसके हत्याकांड में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन राजनीतिक व्यक्ति इन्वॉल्व है। किसी विधायक का भी नाम लिया, किसी अधिकारी का भी नाम लिया, पुलिस अधिकारी का। अब स्वाभाविक रूप से इसके कारण सरकार में चिंता की लहर, माथे पर तिक्र की जो इबारत है वो लिखी जाने लगी। राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुकदमा तो इनके पास, इनका अपना इतिहास रहा है, राजनीतिक भी रहा, आपराधिक इतिहास भी रहा है। बस आनन फानन में वही सोवियत संघ के सीक्रेट पुलिस चीफ का दस्ता बनाया गया, इनको गिरफ्तार किया। मेरी जो खबर है और मेरी जो समझ है, इस दोनों को अगर मैं इस मामले की कसौटी पर कसता हूं तो मैं 3 निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। पहला कि नीट की तैयारी कर रही बच्ची के साथ हुए इस कथित यौनाचार और उसकी मृत्यु या हत्या, एज द केस में भी, का रहस्योद्घाटन अब कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि सीबीआई के पास जाने का मतलब ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड है, बॉबी हत्याकांड है, इवन मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड है, इवन सृजन का कांड है, सृजन घोटाला। ये सब कॉस्मेटिक एक्सरसाइज सीबीआई करेगी और मामला खत्म हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से अब ठिकाने पर लगा दिया जाएगा। होगा क्या कि इसका स्पीडी ट्रायल होगा, उनके और मुकदमे खुलेंगे, देख लीजिएगा। चूंकि मुकदमे तो उनका बहुत सारे हैं। आपको पता है कि क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है बीएनएसएस में, पहले वाले सीआरपीसी में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट भी दिए हैं कि अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो लोअर कोर्ट वगैरह में कैसे होता है सब आपको पता है। तो इनके मुकदमे खुलेंगे, एमपी एमएलए कोर्ट में इनका ट्रायल को एक्सपेडाइट किया जाएगा और 2 साल से ऊपर की जैसे ही इनको सजा दिलाई जाएगी, इनकी मेमोरी खत्म हो जाएगी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में जो प्रोविजन था कि जो सिटिंग एमपी एमएलए है वो कन्विक्शन के बाद उनकी मेमोरी नहीं जाती थी, जब तक 60 दिन के अंदर वो अपील कर देते थे या रिवीजन कर देते तो उसका फाइनल डिस्पोजल नहीं होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, जिस क्षण इनको 2 साल से अधिक की सजा होगी इनकी मेमोरी चली जाएगी। तो दूसरा चीज ये होने वाला है कि पप्पू यादव को अब रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब कहिएगा कि पप्पू यादव क्यों टारगेट हुए हैं? बिहार में जिस तरह की सरकार अभी बनी, जिस तरह का लोगों ने मैंडेट दिया या दिलवाया गया, जो भी हो, अब अपोजिशन कहीं दिखता नहीं। तेजस्वी यादव हताश है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं विधानसभा में। राबड़ी देवी जी का विधान परिषद में परफॉर्मेंस जो रहा सब आप लोग जानते हैं। नीतीश जी का भी वही हाल है, राबड़ी देवी को लड़की बोल रहे हैं। इनका जो मंत्री है पीएचडी किया हुआ मंत्री, वो एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकता है। बहरहाल वो अलग इशू है। लेकिन विपक्ष, खास करके जो मुख्य विपक्षी दल है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस वगैरह का तो कोई वजूद पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, वो बिल्कुल हताश है, डिमोरलाइज्ड है। ऐसी स्थिति में
अब जरा सोच लीजिए कि बिहार में किस तरह की राजनीति है। तो बिहार का विपक्ष अभी सिर्फ दो ही शख्स के कंधों पर है। पहला है प्रशांत किशोर, जो बिल्कुल डेमोक्रेटिकली सिस्टमेटिकली लगातार काम कर रहे हैं, फिर उनकी यात्रा शुरू हो गई है पश्चिम चंपारण से। और दूसरा विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो पप्पू यादव। पप्पू यादव के काम करने का अपना अलग तरीका है, ये बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक काम करते हैं, बहुत एग्रेशन से काम करते हैं। तो अब इस देश में जो माहौल है ना, जो सत्तारूढ़ दल है या सरकारें हैं, सरकारें अब आलोचना को विरोध या दुश्मनी मानते हैं, जबकि डेमोक्रेसी ये कहता है कि आलोचना स्वस्थ प्रजातंत्र का ही एक अंग है। बहरहाल मैं बहुत आइडियलिस्टिक और थ्योरेटिकल नहीं हो रहा हूं। तो तीसरी बात यह है कि चूंकि यही दोनों आदमी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार का अपना स्टाइल है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, तो प्रशांत किशोर से भिड़ने में तो अभी दिक्कत है, क्योंकि उनके पास बहुत सिस्टमेटाइज्ड सारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास लीगल टीम वगैरह बहुत अच्छी है, और उन पर उनका कोई आपराधिक या उस तरह का इतिहास रहा नहीं। हालांकि उन पर भी कुछ मुकदमे किए गए हैं। तो पप्पू यादव तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। एक तो आइसोलेटेड है, ये बेचारा कांग्रेस में है कि नहीं ये नहीं मालूम है, जाप पार्टी अब है कि नहीं ये नहीं मालूम, तो ही इज वन मैन आर्मी। तो अकेले आदमी को आइसोलेट करना तो बहुत बहुत आसान होता है। तो तीसरी चीज यही है कि ये प्योर पॉलिटिकल स्टेप है बिहार सरकार का, और पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से फिनिश करने का पूरा खेल यहाँ पर शुरू हो गया। ये अत्यंत घातक है। जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ हुए घटना के बाद सिविल सोसाइटी जागा था, अब अगर वो सिर्फ कास्ट लाइन पर जागा है, क्योंकि जिस समाज से वो बच्ची थी उस समाज बहुत एग्रेसिव है, बहुत इन्फ्लुएंसर है, और उसमें यूनिटी भी बहुत है। फिर दरभंगा में उसी तरह की कोई घटना हुई है, तो ये सब घटनाएं अगर दबती चली जाएगी और इसका भी यही हश्र होगा, तो बिहार में यह ट्रेंड बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए कि बिहार में और खास करके पटना में जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में जेफरी एप्स्टीन घूम रहा है, बिहार की कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं ये डरा नहीं रहा हूं, मैं ये आगाह कर रहा हूं। बाकी आपका काम है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।